जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है तक्षशिला विजार्ड। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टरों को निपटा चुका है और इस तरह से हमने पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को निपटा दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा काम होगा कि हम चलते हैं उस सबसे बड़े ब्रांच की तरफ जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स। और मैंने बोला था कि ऑप्टिक्स कम से कम 10 से 20% वेटेज रखता है आपके पूरे होल सिलेबस का। और इसमें कम से कम मैंने ऑप्टिक्स में दो कैटेगरी होते हैं, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। और दोनों का क्वेश्चन मैंने कंबाइन इसमें ऑलरेडी ले चुका हूं। कौन कौन से? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं 2009 से लेके 2023 तक सारे के सारे क्वेश्चन मैं इसमें ले चुका हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब विवेक सर आपके साथ है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें भी मैंने अपने सारे की पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिख दिए हैं। तो आपका काम क्या होगा? आप सबसे पहले एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। बारीकी से समझने के बाद जो भी आपके पास की पॉइंट है, की पॉइंट से शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ आप इस सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जर्नी को। और जर्नी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर को अगर मैं इमर्स करूंगा वाटर में तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, स्फेरिकल मिरर के मतलब दो प्रकार की मिरर। कौन कौन से सर? एक मिरर हो जाएगा मेरे पास कन्वेक्स मिरर, एक मेरे पास क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। और दूसरा हो जाएगा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और आपको पता है कि मिरर जो भी है वो केवल और केवल रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, रिफ्रैक्शन को शो नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मिरर मेरे पास रिफ्लेक्शन को शो ही नहीं करते हैं तो अगर लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होगा तो उसके पाथ लेंथ में, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, उसके वेव लेंथ में, उसकी फ्रीक्वेंसी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं स्फेरिकल मिरर को इमर्स करूंगा वाटर में तो उसके फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स वो रिमेन्स सेम रहेगा। प्यारे बच्चों, रिमेन्स सेम रहेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल। कोफिशिएंट क्या होगा रिफ्लेक्शन का फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिसे हम शॉर्टकट में TIR के नाम से जानते हैं। तो ये TIR क्या है भैया? तो TIR का मतलब होता है कि जब लाइट आपके पास चलता है कहां से? डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है तब TIR होता है। तो अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा मतलब कि अगर किसी सरफेस में लाइट गया तो पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट होगा हर डायरेक्शन में, तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और जो उसमें कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का होगा वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। द कोफिशिएंट रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 1। दैट इज योर राइट आंसर। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइनल इमेज जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होगा वो कैसा फॉर्म होगा। तो देखिए, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को हम दूसरा नाम गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं और इसका यूज किया जाता है दूर के ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। साथ ही साथ इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है आई पीस लेंस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आई पीस लेंस होता है वो किसका बना होता है? कन्वेक्स लेंस का बना होता है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो किसका बना होता है? कनकेव लेंस का बना होता है। और जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है वो कैसा बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाई बनता है। तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। दिस इज योर राइट आंसर। प्यारे बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ रे from any medium to vacuum is 30 degree, then velocity of light in the medium will be। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया आपको कि जब लाइट कहां से कहां चलेगा, डेंसर से रेयर मीडियम और बेंड होगा अवे नॉर्मल के लिए। और क्रिटिकल एंगल और इसका TIR का दूसरा केस क्या होता है?
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, और साइन थीटा सी बराबर होता है 1/μ। तो यहां से मैं बोल सकता हूं म्यू रेयरर बाय म्यू डेंसर। अगर रेयरर मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं साइन थीटा सी बराबर 1/μ डी। अब देखिए यहां से मुझे दे दिया है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर क्रिटिकल एंगल दे दिया है तो मुझे क्या निकालना भाई, मुझे निकालना वेलोसिटी। अब मुझे बताइए कि म्यू बराबर क्या होता है। म्यू बराबर प्यारे बच्चों होता है c/v। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन 30 बराबर 1/μ। म्यू को क्या लिख सकता हूं, c/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू साइन 30। और आपको पता है c का वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहां से कटेगा तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पावर क्या आएगा। देखिए अगर दो लेंस को कंबाइन करते हैं तो उसका पावर इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है P1 प्लस P2। अब डिपेंड करेगा, अगर मेरे पास लेंस कन्वेक्स होता है जिसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर कन्वेक्स लेंस रहा तो उसका फोकस होता है पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा होता है पॉजिटिव। और अगर हम बात करें कनकेव मिरर का तो कनकेव मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, निगेटिव। अब देखिए पावर मुझे निकालना है तो पावर निकालने के लिए हमको फोकस ज्ञात होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पावर निकालना है तो फोकस दिया है, तो आपको पता होगा कि पावर इज इनवर्स टू फोकस। तो यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ 1/f1 प्लस 1/f2, और दोनों सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100/f1 प्लस 100/f2। अब साइन अपने को चिपकाना है। अब अगर मैं कन्वेक्स लेंस को लेता हूं तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर मैं कनकेव को लेता हूं तो ये वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो यहां से 100 बट्टे क्या हो जाएगा, कन्वेक्स के लिए 40 है भैया, ठीक है, और कनकेव के लिए 20 है, तो 100/20 हो गया। तो 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना हो गया 2.5 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये कितना हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 2.5 आ गया। तो आपका कॉम्बिनेशन डायोप्टर का कितना आ गया, माइनस का 2.5 आ गया। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 काफी थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि रीजन फॉर द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के फिनोमिना क्या है, तो इंटरफेरेंस जो होता है वो फेज डिफरेंस पे काम करता है, कि चेंज इन एम्पलीट्यूड पे काम करता है, वेलोसिटी चेंज पे काम करता है, तो इंटेंसिटी चेंज पे। तो प्यारे बच्चों ना ही फेज डिफरेंस इसमें कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वेलोसिटी चेंज होता नहीं है। तो बच्चा एक ही फैक्टर क्या, इंटेंसिटी उसका चेंज होता है। और वहीं से फॉर्मूला आता है आई इक्विवेलेंट का I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2। दिस इज द इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जब दो वेव आपस में इंटरफेरेंस करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और रटुआ क्वेश्चन है, इसको और कोई उपाय ही नहीं है, तो याद करना इज द इंपॉर्टेंट। विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, इसमें से कौन बनाता है, तो निकोल प्रिज्म जो होता है वो पोलराइज्ड लाइट बनाने का काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपसे द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव। एक है y बराबर 4 sin ω2 और एक है y बराबर 3 sin ω2। प्यारे बच्चों अगर आपके पास दो वेव हो y1/y2 और उससे आपको y नेट निकालना हो, लेकिन कंडीशन ये हो कि एक के पास साइन हो और दूसरा के पास क्या हो, कॉस हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आज याद रखिए दोनों का आप एम्पलीट्यूड का रूट अंडर ले लीजिए। जैसे कि पहले का कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, दूसरे का कितना है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो गया √25, √25 का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इसका इंटरफेरेंस का जो वैल्यू आया, मतलब कि जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया वो किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी एक प्रकार का क्या है,
कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो रटना पड़ेगा आपको। कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट कौन दिया था, तो वैज्ञानिक का नाम को याद रखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या था, हाइजेंस। क्या नाम था, हाइजेंस। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि इन विजिबल स्पेक्ट्रम बीच कलर हैज अ लार्जर वेवलेंथ। अब आपको पता होगा 7 कलर आपके पास होते हैं विब्जियोर, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वायलेट से रेड की तरफ तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पे लार्जर वेवलेंथ किसका होता है भैया, रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वायलेट का। तो रेड इज द राइट आंसर। और आपको वैल्यू भी याद रखना चाहिए कि ये 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करते हैं इनके वेवलेंथ, अलग अलग कलर के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज अ मिनिमम वेवलेंथ। अब मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकालना है, अब समझिएगा। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेव की बात कर रहा है ना, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलिए, तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले होता है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे आप ऐसे याद कर लीजिए, CGXUVIMR, दैट मीन्स कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, तो इसमें से मिनिमम वेवलेंथ कैसा होता है, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ेगा, तो रेडियो का सबसे ज्यादा होगा। तो आपसे पूछा है कि मिनिमम, तो देखिए कॉस्मिक है, नहीं है, क्या गामा है, गामा, दिस इज द गामा रे, और इसी का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं, बस आपको थोड़ी सी डाटा याद करने की मशक्कत करनी पड़ेगी, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्यारे बच्चों, पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज बायो कन्वेक्स लेंस। अगर दोनों का बायो कन्वेक्स लेंस है तो दोनों, ये जो सरफेस है ये बायो कन्वेक्स हो गया, तो ये रेडियस और ये रेडियस क्या होगा, आपस में बराबर हो गए। ठीक है भैया, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल कितना है, 1.5। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देखिए फोकस लेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए बायो कन्वेक्स लेंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2μ1/r, तो आसान सवाल हो गया, तो 2 म्यू की जगह पर कितना हो गया, डेढ़ -1, और रेडियस का वैल्यू कितना दिया है, रेडियस बायो कन्वेक्स लेंस का रेडियस कर्वेचर भैया 20 दिया है, तो 2 दहिया कितना हो गया 20, तो 0.5 हो गया भैया, और यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 1/फोकस का वैल्यू आया 0.5/10, लेकिन फोकस का वैल्यू आ जाएगा 10/0.5, तो पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100, तो 20 बचे 100, तो आंसर विल बी 20 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 13 भी एक प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ऐसा क्यों बोला जाता है, ड्यू टू पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन, ये भी आपको डाटा याद रखना है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द विड्थ ऑफ द डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज डैश टू द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस। अगर देखिए इनके बीच में डिफ्रैक्शन नहीं होता तो इनके इंटरफ्रिंज जो होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन इनके बीच में अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये इनके बीच की साइज क्या होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि μ2 ऊपर है और μ1, देखिए जो ऊपर रहता है उसको ऊपर, जो आगे रहता है उसको ऊपर लिखिए, जो पीछे रहता है उसको नीचे लिखिए, तो μ2/μ1 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये 10वां क्लास का बच्चा भी बता देगा कि इमेज फॉर्म होगा रेटिना पे, तो कैसा होगा भैया, रियल और इरेक्ट, बिल्कुल नहीं। वर्चुअल और इरेक्ट, बिल्कुल नहीं। वर्चुअल और इन्वर्टेड, बिल्कुल नहीं। कैसा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अगर इमेज रेटिना पर इमेज उल्टा बनता है और रियल बनता है, तभी हम अपने सामने के ऑब्जेक्ट को क्या देख पाते हैं, वर्चुअली और इरेक्ट उसको देख पाते हैं। तो आंसर रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये आपको थ्योरेटिकल डाटा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव इससे देगा ही देगा। द मैग्निफिकेशन पावर देखिए पूछा है किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस बाय आईपीस, तो F0/FE इज द राइट आंसर फॉर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉज ऑफ रेनबो, इसमें से कौन सा जो कारण है रेनबो का है। तो देखिए रेनबो फिनोमिना तीन प्रकार का होता है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, उसमें डिस्पर्सन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इस ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का टूटना, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बात रहा डिफ्रेक्शन का, तो ये होगा नहीं क्योंकि छोटे बिट से जाएगा नहीं, तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, डिस्पर्सन बचता है। क्यों? क्योंकि डिस्पर्सन का मतलब होता है कि अपने कलर के 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूटना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और रेनबो बनने का कारण भी यही होता है कि वाटर के ड्रॉपलेट आते हैं और ड्रॉपलेट जो होते हैं 7 कंस्टिट्यूएंट में टूट जाते हैं, और रैन का जो ड्रॉप होता है वो बिहेव लाइक ए प्रिज्म, दैट्स द रीजन। तो रेनबो जो होता है वो किस फिनोमेना के कारण बनता है? डिस्पर्सन के कारण बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, रटा रटा क्वेश्चन आपको याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कितना हो जाएगा? तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1/d/f हो जाएगा, जहां पे d क्या होता है? लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन होता है। कहीं कहीं आपको सवाल में नहीं दिया रहेगा तो आप इसको 25 सेंटीमीटर मान के चलोगे। तो आंसर आ जाएगा m बराबर 1 + d/f, m बराबर 1 + d/f। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, अभी न्यूमेरिकल बना भी चुके हैं। दो पावर है, दोनों को लेंस को जोड़ना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा भैया? P1 + P2 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, और ये आपके साथ है न्यूमेरिकल। इफ म्यू जी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड म्यू ऑफ वाटर इज 4/3, तो व्हाट इज द म्यू ग्लास बाई वाटर। जो मैंने बोला कि जो ऊपर है वो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे। तो वाटर का कितना है भैया? वाटर का बोलो 4/3। ग्लास का बोलो, ग्लास का कितना भैया? 3/2। तो दिस इज द आंसर कितना भैया? 8/9। तो 8/9 इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और ये भी आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्रिटिकल एंगल ग्लास का होता है 42 डिग्री नियरली, आप इसको रट लीजिएगा तो फायदा करेगा। क्या पता अगले एग्जाम में टपक जाए, फिर आप मास्टर को ब्लेम कीजिएगा। इससे अच्छा रट लीजिए, कुछ डाटा आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैंने बता दिया था कि ट्रांसवर्स वेव क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे टाइप के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 एक प्रकार का फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का प्रिज्म में क्या होगा। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर sin a प्लस डेविएशन ऑफ मीडियम बाई 2 इंटू साइन a/2, जहां a क्या है? तो ये होता है, a को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर इज द सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि ऑप्टिकल पाथ किसके इक्वल होगा। तो जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो इक्वल होता है म्यू इंटू डी, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का और उस पाथ लेंथ का वैल्यू। तो ए हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहा है कि फोकल लेंथ लेंस का क्या होगा जिसका फोकस कितना है? 4 डायोप्टर। बहुत आसान सवाल है। पावर बराबर कितना होता है भैया? 1/फोकस। अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100/फोकस किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। पावर है 4, 100/f हो जाएगा। तो यहां से f बराबर हो जाएगा 100/4, और 100/4 मतलब कि 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन 25 सेंटीमीटर ना देके ये मीटर में दिया है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 भी एक प्रकार का फॉर्मूला है। इसके मतलब ये चैप्टर में समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम चीज फॉर्मूला पूछ सकता है या फिर थ्योरेटिकल कांसेप्ट पूछ सकता है, उससे ज्यादा चीज नहीं पूछ सकता आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, म्यू ऑफ v माइनस म्यू ऑफ r, म्यू ऑफ येलो -1। म्यू भी मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर। और येलो कलर को ही क्या बोलते हैं अपन? मीन कलर। तो इसका वैल्यू क्या होता है? म्यू ऑफ v, म्यू ऑफ r,
बाई 2, मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला दोनों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जोड़ो और डिवाइड करो 2 से, तो आ जाएगा वो मीन कलर जिसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई। दैट इज ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है शायद। ये इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास स्लैब इज म्यू बराबर 3/2 इन एयर इज एफ ए एंड इन वाटर इज म्यू बराबर 4/3 इज एफ डब्ल्यू, तो इनके बीच में रिलेशन बताना है। आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद है बच्चों, तो 1 बाई फोकस बराबर कितना हो जाएगा म्यू -1। अब म्यू -1 म्यू2 बाई म्यू1 माइनस का 1 बाई r1 -1 बाई r2। क्लियर? तो यहां से आप लिख सकते हो, यहां से म्यू2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 और एयर के लिए बात करें तो 1 और 1 बाई r1 बाई 1 बाई r2। ये किसके लिए बात कर दिया मैंने, ये बात कर दिया आपके पास एयर के लिए, राइट? ये होगा आपका एयर, तो यहां से हो जाएगा आपका 3/2, तो उधर जाएगा 2, तो 3 में से 2 गया तो 1/2 हो गया, 1/2 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करें हैं एफ ऑफ वाटर की, तो एफ ऑफ वाटर की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 माइनस का 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, म्यू2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, तो म्यू2 का वैल्यू देखिए, इसको रखने का एक और तरीका होता है ना कि कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता है। तो ठीक है, तो आप एक काम करो 3/2 को आप लिख लो 3/2 को आप ऊपर लिख लो, ठीक है, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और उसमें से आप माइनस कर लो 1 को। ठीक है, 1/r1 बाई 1/r2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से हो जाएगा 3 तरीका 9/8 9/8, ये 8 ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 1/8 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब दोनों को आप डिवाइड कर लो, तो आप डिवाइड जब करोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एयर बटे, तो एफ ऑफ वाटर ऊपर चला जाएगा और एयर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 8 कहाँ आ जाएगा नीचे, 2 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन करके देता हूँ, है ना। आप एक काम करो, अब 1/f एयर का वैल्यू कितना है 1/2 आया है ना, तो आप दोनों का अगर रेशियो लोगे, ठीक है, मैं लेके दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हो जाएगा। और ये 1 बाई वाटर को अगर मैं लूंगा ऊपर तो वाटर जाएगा ऊपर, है ना, और यहाँ पे क्या होगा एयर के लिए लिया हूँ मैं, तो एयर 1/2 है, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और एयर कितना है 1/8, तो यहाँ से 1/r1 से 1/r1 कट जाएगा, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ वाटर बराबर कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एयर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये अच्छी न्यूमेरिकल थी, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 पूछ रहा है, एक लॉ है जिसको बोलते हैं रेले एक्सपेरिमेंट, और रेले एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर पे डिपेंड करती है, यानी कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा की पावर 4। क्या बोला मैंने, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा की पावर 4 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, क्रिटिकल एंगल आ चुका है ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके लिए बात कर रहा है डायमंड के लिए, तो इसका वैल्यू होता है 24 डिग्री 41 मिनट, 24 डिग्री 41 मिनट, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन काफी आसान है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने वेव बता दिया, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ CGXUVIMR। लाइट वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस होता है। साउंड वेव होता है, नो। स्काई वेव होता है, यस। इंफ्रारेड होता है, यस। साउंड वेव को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से ये नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए वही इंटरफेरेंस वाले सवाल होता था, तो इसमें क्या फिक्स रहता था, इंटरफेरेंस जो लाइट होता है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेंसिटी का। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अच्छा देखिए, वही क्वेश्चन पूछ चुका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, और उसे मीन कलर को क्या बोलते हैं, येलो कलर। तो मैंने क्या बोला, ज्यादा वाला को और कम वाला दोनों को जोड़िए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड दीजिए भैया 2 से, मीन का मतलब यही होता है।
तो म्यू ऑफ येलो कलर बराबर हो जाएगा म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड बाई 2, दैट इज योर राइट आंसर। चलिए ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन फटाफट करते हैं। पावर ऑफ ए पैरेलल साइड ग्लास स्लैब कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी 0 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इन्फिनिटी नहीं होता है, 0 होता है। 0 इज योर राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरह। एंगुलर डिस्पर्सन पूछ रहा है, तो ज्यादा माइनस कम और इनटू एंगल ऑफ प्रिज्म म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू ए। देखिए कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आ चुका है जो केवल फार्मूला बेस है। तो अगर आप अपने नोट्स को बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का फार्मूला भी याद कर लेते हैं, तो आपके ऑप्टिक से कम 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो फार्मूला होंगे। टिक द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, और आगे बढ़ते चलेंगे। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए फिर मुंह उठा के आ चुका है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, टेरेस्ट्रियल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप रट जाइए, एक एक चीज उसके रट जाइए, क्या पता टपकेगा, मैग्निफिकेशन पूछेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है आई लेंस से। क्यों? क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर सकता हूं? मैग्नीफाइड करके देख सकता हूं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन किससे? आई लेंस से। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा था। सिंपल माइक्रोस्कोप हमेशा इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, इसमें नो डाउट। तभी तो हम देख पाते हैं सिंपल से माइक्रोस्कोप से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि कन्वेक्स लेंस से कौन सा याद करते हैं। देखिए मेरे पास एक ट्रिक होता है और उस ट्रिक को मैं बोलता हूं कन्वेक्स, और कन्वेक्स को हम लॉन्ग साइडनेस को दूर करते हैं। तो यहां से आप उठाइए लॉ और यहां से उठाइए वेक्स, तो इसको आप बोल सकते हैं लॉवेक्स। यानी कि कन्वेक्स मिरर में कौन सा? लॉन्ग साइडनेस। अगर हम बात करते हैं कनकेव की, तो कनकेव हम करते हैं किसके लिए? नियर साइडनेस के लिए। तो नियर से उठा लीजिए Na और यहां से उठा लीजिए Ve, यानी कि नेवी। यानी कि अगर हमको नेवी की बात कर रहा है मतलब नियर साइडनेस की, और हमको लॉवेक्स की बात कर रहा है तो हम लॉन्ग साइडनेस के। तो इसमें से कौन से आई डिफेक्ट को रिमूव किया जाएगा कन्वेक्स लेंस से? तो कन्वेक्स को काम किससे कर सकते हैं भैया? लॉन्ग साइडनेस, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? फार साइडनेस। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन क्लास 10th का था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 प्यारे बच्चों पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना है? c। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू म्यू बराबर 3/2 है तो क्या होगा? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था म्यू बराबर होता है c/v। तो म्यू का वैल्यू है 3/2 और c और v आपको निकालना है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2c/3 इज द राइट आंसर। तो 2c/3 इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए फिर से पूछा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट कितना होगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, आई पीस प्लस ये, तो f0 प्लस एफ ई। मैंने मैग्निफिकेशन बता चुका हूं कितना होता है? f0 बाई एफ ई, और लेंथ कितना हो जाएगा? f0 प्लस एफ ई। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या पता टपकेगा। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, और 41 में बोल रहा है कि फोकल लेंथ आई लेंस का जो हेल्दी मैन का है अबाउट कितना होगा। अब देखिए बहुत बच्चा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर मारेगा, भाई 25 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको आई लेंस का क्या पूछा है? फोकल लेंथ पूछा है। तो आई लेंस दूसरा चीज हो गया और लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन दूसरा चीज हो गया। तो इसका वैल्यू जो होता है 2 सेंटीमीटर। अब ये भी डाटा थ्योरेटिकल है, तो बिहार बोर्ड पागल है, क्या पूछता है उसको भी नहीं पता, कहाँ से क्या टपका देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है कि बीट ऑफ इंटरफेरेंस क्या होगा? तो बी बराबर होता है डी लैम्डा बाई डी, जहां डी क्या होता है? इन दोनों स्लिट के बीच का डिफ्रेक्शन, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ, और डी क्या होता है? कि दो स्लिट रखा है इनके बीच का सेपरेशन डी क्या है। और ये डी क्या होता है? इस स्क्रीन और इस फ्रिंज से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी। तो बी बराबर हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, और क्वेश्चन 43 देखकर हमको शर्म आ रहा है बताते हुए कि वेलोसिटी लाइट का मैक्सिमम कहाँ होगा। प्यारे बच्चों लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में, फिर गैस में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में? सॉलिड में। तो इसका स्पीड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? वैक्यूम में होगा भैया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, बच्चा को पता है 4.42 होता है। 4.1 सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है, मैं भी क्या कंफ्यूज हो गया भाई।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का होता है 2.42 भैया, सॉरी सॉरी 2.42 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में चिपकाया हुआ है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि वो कौन सा लेंस है जो शॉर्ट साइटनेस के लिए बात करता है। शॉर्ट मतलब कि नियर साइटनेस, और नियर साइटनेस में कौन सा, नेवी, नेवी मतलब कौन सा, कनकेव। तो कनकेव इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए फिर से आ गया मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए पूछा है, यहाँ पे अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, तो ये होता है माइनस का L बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। ये भी फॉर्मूला है, आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, आपके एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान और सस्ता सवाल है। इस सब सवाल को करके आप अपने आप को बहुत तेज ना समझे, क्योंकि ये सब घटिया घटिया सवाल है जो केवल फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि पावर क्या होगा कन्वेक्स लेंस का अगर उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है। देखिए कन्वेक्स मतलब फोकस कैसा, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा भैया। तो पावर क्या होगा कन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो पावर बराबर हो जाएगा 1 बाई फोकस, और सेंटीमीटर में बात कर रहा है तो ऊपर जाइए सेंटीमीटर, यहाँ पे 20, तो कटेगा भैया 5, प्लस का कि माइनस का, प्लस का 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है कि नहीं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन 48 में एक सवाल पूछा है कि डेविएशन क्या होगा बाय थिन प्रिज्म। तो ये भी फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या कहता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये दोबारा भी क्वेश्चन आया हुआ है, आगे चल के आप देखिएगा 17, 18, 16 में ये क्वेश्चन दोबारा पूछा है, और ये भी क्या है, फॉर्मूला है भैया। अब फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, अब जो नहीं याद है वो रोते रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है आपका कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, एक मेरे पास वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो बिहेव कैसे करेगा भैया। लेंस मेकर फॉर्मूला में देखिए 1 बाई एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस R1 माइनस 1 बाई R2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना है 1.5 है, और इसका कितना है 1.33 है, और बटे में कितना हो जाएगा 1.33। मतलब कि ओवरऑल अगर इस वैल्यू को मैं गौर करूंगा किसको, म्यू 2 बाई म्यू 1 को, तो अगर म्यू 2 बाई म्यू 1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो बिहेव करेगा लेंस कैसे, कन्वर्जिंग मतलब कि कन्वेक्स की तरह। और अगर म्यू 2 बाई म्यू 1 का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कम है, किससे, उस मीडियम से, तो ये कैसे बिहेव करेगा भैया, कन्वर्जिंग लेंस। अगर उल्टा रहता, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता 1.33 और इसका रहता 1.55, तो ये हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। यानी कि अगर म्यू 2 माइनस म्यू 1 का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या कैसे काम करेगा, तो ये काम करेगा कन्वर्जिंग की तरह, और म्यू 2 माइनस म्यू 1 का वैल्यू अगर निगेटिव रहेगा तो ये कैसे काम करेगा, डाइवर्जिंग की तरह। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, और यहाँ पे हम जा रहे हैं अपना अर्धशतक। अर्धशतक का क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि बीच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज अ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने बताया था कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल लेंस को किस लिए यूज किया जाता है भैया, सिलेंड्रिकल लेंस मायोपिया में अपन यूज करते हैं। मायोपिया मतलब कौन सा, नियर साइटनेस, और नियर साइटनेस में अपन कौन सा यूज करते हैं, बोलिए, कनकेव। हाइपरमेट्रोपिया मतलब कौन, लॉन्ग साइटनेस, और लॉन्ग साइटनेस में कौन सा यूज करते हैं, कनकेव, इसको कन्वेक्स। और एस्टिग्मेट्री मतलब इसमें करते हैं अपन सिलेंड्रिकल लेंस नहीं, तो किस में करते हैं, फ्रेश बायोपिया में अपन यूज करते हैं, कौन से, सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 की क्वेश्चन नंबर 52 तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, दो लेंस को आपस में कांटेक्ट में ला दिया जाए। तो अगर दो लेंस को मैं इक्विवेलेंट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। और P1 का वैल्यू कितना है, माइनस का 15 डायोप्टर है, और P2 का वैल्यू कितना है, प्लस का 5 डायोप्टर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 डायोप्टर हो जाएगा। तो ये तो इक्विवेलेंट आया, लेकिन आपसे पूछा है P इक्विवेलेंट क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 बाई फोकस। तो P इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर 1 बाई फोकस।
तो फोकस बराबर हो जाएगा 100, यहाँ पे लिख लीजिए 100, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर बदलना है तो 100, तो 10 तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो बी इज द राइट आंसर, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है कि इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखिए कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है, तो जो इमेज प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्टिव लेंस, वो कैसा करता है, रियल करता है, इनलार्ज करता है और इन्वर्टेड करता है। रियल, इनलार्ज और इन्वर्टेड। तो आंसर आपका हो जाएगा रियल एंड लार्ज। रियल एंड लार्ज इज योर राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसको डिप किया जाता है लिक्विड में, whose refractive index is equal to the refractive index of the material of the lens, then its focal length will be। अब मुझे बताइए कि अगर मेरे पास जो कन्वेक्स लेंस है उसको डिप किया जाता है लिक्विड में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल के, तो भैया जरा समझिएगा कि ये वैल्यू 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 और बाई μ1, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो क्या वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। और 1/0 मतलब समथिंग कुछ भी, इनफाइनाइट। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा फोकल लेंथ। क्या भैया, क्या सवाल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा, लाइट मूव करेगा मीडियम 1 से मीडियम 2 तक और उसका क्रिटिकल एंगल थीटा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/μ, और म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से समझिएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू डेंसर, सॉरी म्यू रेयरर बाई म्यू डेंसर। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हो म्यू की जगह पर c/v, c/v। आपको क्या चाहिए भैया, तो आपको चाहिए यहां से, देखिए तो क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 1 इज थीटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज v। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम का किसमें है, v है। तो आपको क्या चाहिए यहां से, देखिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इस चीज को, तब आपको डाउट नहीं होगा, नहीं तो डाउट बन जाएगा आपके दिमाग में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। हाँ आइए देखिएगा, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा 1/μ, और म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, तो म्यू को आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो दिस इज द डेंसर और ये दिस इज द रेयरर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भैया क्या, तो दिस इज द, इसका निकालना आपको है ना, तो आप लिख लो c/v। ठीक है, जिस मीडियम का पूछ रहा है, और आपको ये निकालना पड़ेगा c/v' और बराबर ये आपको एंगल दे चुका है कितना, साइन थीटा के बराबर। ठीक है, सॉरी ये आपको निकालना है, ये आपको दे चुका है ना, एक मिनट। देखिए रेयरर का आपको दे चुका है, कितना दे चुका है भैया, तो ये आपको दे चुका है, ये आपको निकालना है रेयरर का कितना, तो c/v' निकालना है आपको, और c/v इसके लिए हो जाएगा, तो c से c स्वाहा, तो v' का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो v/sin थीटा हो जाएगा। तो रेयरर मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, v' बराबर v/sin थीटा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और उसको यूज किया जाता है फिक्स ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस कितना है 1 इंच। तो u का वैल्यू आपको 1 इंच दिया है, मतलब -1 इंच मैं लिख देता हूं। इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज 5 टाइम्स, यानी कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है 5 टाइम्स। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है, ठीक है, मैग्निफिकेशन बराबर होता है माइनस का v/u, लेकिन लेंस की बात कर रहा है तो v/u। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5, v का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, u का वैल्यू -1 है, तो v का वैल्यू कितना हो गया, -5 इंच हो गया। तो आपको फोकल लेंथ निकालना है ना, तो आपको लेंस फार्मूला भी पता होगा क्या, 1/फोकस बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। तो v का वैल्यू आपके पास आ चुका है क्या, -5, u का वैल्यू आपके पास आ चुका है 1/, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 में से आप 1/5 को घटाइएगा तो आपका आंसर आएगा 4/5, और 4/5 मतलब 1/फोकस, तो फोकस बराबर कितना 5/4, और 5/4 मतलब कितना 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे फोकस, तो 5/4 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, है कि नहीं। देखिए 1/फोकस 1/v का वैल्यू हो गया, माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, तो 1 में से 1/5 गया,
तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो हो गया 4/5, तो 1/f का वैल्यू हो गया 4/5, तो फोकस का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4 और 1 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मतलब क्या हो गया ज्यादा, और ज्यादा मतलब कि लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस मतलब लॉवेक्स, यानी कि कौन सा इसमें हो जाएगा कन्वेक्स मिरर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। और 57 में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना टेक प्लेस इन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। तो अगर कोई लाइट प्रिज्म पे गिरता है तो डिस्पर्सन भी होता है, डेविएशन भी होता है और इंटरफेरेंस भी होता है, तो ऑल इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो पूछ रहा है कि आपको ऑप्टिकल फाइबर किस बेसिस पे फिनोमेना होता है, तो TIR पे होता है। ऑप्टिकल फाइबर के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए लूमिंग जो होता है वो भी, जो आपके पास मिराज होता है वो भी ऑप्टिकल फाइबर तो होता ही है। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट आप ये भी याद रख लीजिएगा कि जो आपका रेनबो का फॉर्मेशन होता है उसमें भी TIR काम करता है। तो प्यारे बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस से कैसा रिलेशन बनाता है। तो ये मेरे पास हो गया पाथ डिफरेंस, ये हो गया मेरे पास फेज डिफरेंस, तो ये आपका रिलेशन कैसे बनाएगा। तो आइए यहाँ से मैं देख लेता हूँ, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आपको निकालने के लिए एक काम करते हैं, आप यहाँ पे लेके आइए इसको लेमडा को, फाइव को वैल्यू लेके आइए। तो फाइव बराबर हो जाएगा आपके पास लेमडा ऊपर और 2 पाई/लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं इसको, अगर आपको इसका फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए आप एक काम करो, अच्छा इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, थोड़ा सा इसमें डाटा जो है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से इसको ब्रीफ कर दूंगा कभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, इसका डाटा कुछ अजीब लग रहा है मुझे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है इसको मैं देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई का क्या होगा। तो बच्चा जानता है कि 1/60 मिनट होता है, ये आपको क्लास 10th के NCERT में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। अब ये सवाल कितना आसान पूछा है कि शॉर्ट साइटनेस जो पर्सन का होता है उसको देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो नियर साइटनेस के लिए कौन सा यूज करते हैं, अभी मैंने बताया आपको, नियर मतलब कि नेवी यानी कि कनकेव लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है क्रिटिकल एंगल जो होता है लाइट पास करेगा ग्लास से एयर, तो मिनिमम किसके लिए होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर मैं बात करूँ विबजियोर की, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो वेवलेंथ क्या होता है बढ़ता है और इफेक्टिव इंडेक्स क्या होता है कम होता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा वायलेट का। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो इसका अगर अगर हमको क्रिटिकल एंगल जो चाहिए वो मिनिमम चाहिए, तो हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम किस कलर के लिए होगा वायलेट कलर। तो वायलेट कलर के लिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसके लिए जो मेरे पास क्या होगा क्रिटिकल एंगल जो होगा वो मिनिमम होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 और ये क्वेश्चन नंबर 63 पूछ चुका है पहले ही आपको कि एंगल मिनिमम डेविएशन थिन प्रिज्म के लिए क्या होगा। तो मैंने बताया था μ-1 × a इज द राइट आंसर, ये आपका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। देखिए वही सवाल फिर से आसान क्वेश्चन आपसे पूछा है और इसका वैल्यू मैंने बता दिया था इनफाइनाइट। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ही जब नहीं बदल रहा भैया तो फोकस लेंस कैसे बदलेगा। μ2 - μ1 दोनों बराबर है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा फोकल लेंथ का इनफाइनाइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 65 से पूछा है कि फाइनल इमेज क्या होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो मैंने बता दिया था कि वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा और इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड। बहुत सारे बच्चों क्या करेंगे वर्चुअल और वर्चुअल देखते हैं इरेक्ट को मारेंगे, लेकिन इरेक्ट नहीं होता है, कैसा होता है इन्वर्टेड होता है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। अगर किसी मतलब लाइट इंटर करेगा तो ग्लास, तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है डिक्रीज करता है। तो वेवलेंथ भी क्या करेगा उसको डिक्रीज करेगा भैया, है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। अब बोल रहा है कि व्हेन द ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज द मैग्नीफाइंग, तो मैंने बताया था मैग्नीफाइंग क्या होता है
माइनस का L बाई एफ नॉट 1 प्लस D बाई एफ ई। तो अगर ये बढ़ेगा लेंथ, तो लेंथ बढ़ेगा तो उसका ट्यूब लेंथ माइक्रोस्कोप का इंक्रीज किया जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा भैया, इंक्रीज ही होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि जब दो कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस और उनको दोनों को फोकल लेंथ को रखा जाता है तो वो उनकी फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो पावर का वैल्यू होता है P1 बाई P2, ठीक है, और पावर बराबर हो जाएगा 1 बाई फोकस। तो यहाँ पे मैंने F रखा और यहाँ पे भी मैंने F रखा, तो ये हो जाएगा 2 बाई F। तो यहाँ से मैं F बराबर क्या बोल सकता हूँ, F बाई 2। F बाई 2 इज द राइट आंसर प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू, जो कलर आता है वो किसके चलते आता है, वो स्कैटरिंग के चलते आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। बायो कन्वेक्स लेंस है इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ ए 20 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस, देखिए 1 बाई फोकस बराबर कितना होता है, तो 2 बाई म्यू माइनस 1 बाई आर होता है। तो 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू दिया है 20, तो दहिया 20, तो 1 बाई फोकस का वैल्यू हो जाएगा 0.5 बाई 10, है ना। तो फोकस का वैल्यू हो जाएगा 100/5। तो यहाँ से फोकस आया 20, लेकिन आपको फोकस नहीं चाहिए, पावर चाहिए। तो 1 बाई फोकस, तो फोकस बराबर हो जाएगा 100 बाई 20, मतलब कि 5 डायोप्टर इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका वैल्यू कितना है 12 डायोप्टर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। डायोप्टर लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डायोप्टर दिया है, तो पावर बराबर क्या होता है 1 बाई फोकस। तो पावर का वैल्यू कितना दिया भैया 12 डायोप्टर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि यहाँ से पावर बराबर 12, तो यहाँ से 1 बाई एफ का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, है कि नहीं। तो एक काम करो, ये हो गया आपके पास, सुनो 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 सुनो, पावर बराबर हो जाएगा 1 बाई फोकस, और आपको यहाँ पे पावर का वैल्यू दिया है 12, तो ये हो गया 1 बाई फोकस के बराबर। तो फोकस बराबर हो जाएगा 1 बाई 12, तो ये हो जाएगा 1 बाई 12। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, मैं इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूँ भैया। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ, पावर कितना है 12 डायोप्टर, पावर कितना है 12 डायोप्टर। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, तो पावर बराबर हो जाएगा 1 बाई फोकस, और पावर का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है 12 डायोप्टर। तो यहाँ से जो मेरे पास 1 बाई फोकस का वैल्यू है, क्या बोला मैंने 1 बाई फोकस का वैल्यू वो 12 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप ये कर लो 1 प्लस 12, और लिस्ट डिविजन का वैल्यू होता है 12। इसको आप सॉल्व कर लो, दिस इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं, शायद आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्वेश्चन नंबर आपसे ये बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है वेवलेंथ उसका है 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम, इंटर्स कर रहा है किसी मीडियम में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका है 1.5, तो वेवलेंथ उस मीडियम में क्या होगा। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि μ2 बाई μ1 बराबर हो जाएगा भैया λ2 बाई λ1। तो ये हो जाएगा डेयर, एयर के लिए हो जाएगा 1, λ2 आपको निकालना है, λ1 का वैल्यू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो λ2 का वैल्यू हो जाएगा 6000 इंटू 1.5, डेट मीन्स 9000 एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। रेडियस कर्वेचर कितना होगा प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर का फोकस 0 होता है, तो फोकस कितना होगा इनफाइनाइट होगा, और फोकस ही को तो क्या बोलेंगे दुगुना रेडियस कर्वेचर, तो ये कितना हो जाएगा भैया इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, एसआई यूनिट ऑफ ए पावर ऑफ लेंस, बच्चा बच्चा जानता है डायोप्टर होता है। अब कोई सवाल नहीं है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छे और हर्ष क्लास के साथ करना चाहता हूं कि ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे 74 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का, मैंने एक एक क्वेश्चन का धागा खोल दिया। एक क्वेश्चन में डाउट है, उसकी डाटा कुछ गलत है, तो उसको मैं फिर से डील करूंगा, ठीक है।
और साथ ही साथ मैंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरा खत्म कर दिया, आपके पूरे ऑप्टिक्स खत्म कर दिया। अब एक चैप्टर बचा है जिसको बोलते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स, वो भी खत्म कर दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव का जो आपका समापन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और 70 में 70 की नारा आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। तो बोलिए जय हिंद, राधे राधे।